गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान प्रौद्योगिकी कक्षा 9वीं विज्ञान भाग 1 हम देख रहे थे। विज्ञान भाग 1 का पहला पाठ गति के नियम। इस पाठ में हम आज देखने वाले हैं एक रेखीय एक समान और एक रेखीय असमान गति। यहाँ पे किताब में आपको एक उदाहरण दिया गया है। अमर, अकबर और एंथनी अपनी खुद की गाड़ी लेकर अलग अलग वेग से सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग समय में तय की गई दूरी आपको यहाँ पर दी गई है। 5 बजे अमर, अकबर और एंथनी तीनों भी 0 किलोमीटर की दूरी पर खड़े थे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे। अगले आधे घंटे में यानी कि 5:30 बजे तीनों के भी जो दूरियां है वो अलग अलग दिखाई दे रही है। अमर की 20 किलोमीटर, अकबर की 18 किलोमीटर, तो एंथनी की 14 किलोमीटर। ऐसा कब होता है? जब तीनों ने भी स्टार्टिंग पॉइंट एक ही था, एक ही समय पे एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से अगर तीनों ने शुरुआत की थी, तो तीनों के भी अलग अलग 5:30 बजे ने आधे घंटे के बाद तीनों की भी अलग अलग दूरियां क्यों है? इसका एक ही उत्तर आपके पास है, और वो है कि तीनों की गाड़ियों की गति अलग अलग थी। तीनों के भी गाड़ियों की गति क्या थी? अलग अलग थी। स्पीड तीनों के भी गाड़ियों का अलग अलग था। इसीलिए समान समय पर समान जगह से निकलने के बाद भी आधे घंटे के बाद तीनों की भी गाड़ियों की दूरी अलग अलग दिखाई दे रही है। यानी कि समान समय पर जब कोई पिंड असमान दूरी को तय करता है तो उसकी गति को असमान गति कहा जाता है। आप यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट ये जो है यहाँ पर आपको परिभाषा बताई गई है। यदि पिंड समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसकी गति को असमान गति कहा जाता है। जैसे कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर गाड़ी चला रहे हो तो आपको बार बार आपकी गाड़ी की गति को बदलना पड़ता है। आपको अलग अलग तरीके से गाड़ी का स्पीड रखना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर जो आपकी गाड़ी की गति होगी उसे आप कहोगे असमान गति। पर अगर आप किसी हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो तो वहाँ पर आपको बार बार आपकी गाड़ी की स्पीड कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप सीधे रास्ते पर गाड़ी चला रहे हो। इसलिए वहाँ पर जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपकी गाड़ी का वेग और आपके गाड़ी में तय की गई दूरी दोनों भी समान होते हैं। इसीलिए हाईवे पे जब आप गाड़ी चलाते हो तो वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर एक समान, यहाँ पे देखिए, यदि पिंड द्वारा समान समय पर समान दूरी तय की जाती है तो उसे कहा जाता है एक समान गति। यानी हाईवे पर जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो आपको बार बार अपनी गाड़ी का स्पीड जो है या गति है उसे कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आप समान समय पर समान दूरी तय करते हो, इसलिए उसे कहा जाता है एक समान गति। देखिए, 2 बातें सीखी आज हमने। एक, यदि पिंड समान समय पर असमान गति तय करता है तो उसे, या असमान दूरी तय करता है, उसे असमान गति कहते हैं, जैसे कि भीड़ भाड़ वाला रास्ता। परंतु अगर पिंड समान समय पर समान दूरी तय करता है तो उस गति को एक समान गति कहा जाता है। ये दोनों परिभाषाएं इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं त्वरण। अब त्वरण का मतलब क्या है? त्वरण यानी इंग्लिश में एक्सेलरेशन। आप जब भी गाड़ी चलाते हो, जो बच्चे स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आपने देखा होगा कि बाइक चलाते हुए आपको एक्सेलेरेटर दबाना पड़ता है। एक्सेलेरेटर दबाने से क्या होता है? गाड़ी रेज होती है, गाड़ी की गति बढ़ती है। एक्सेलेरेटर दबाने से पहले गाड़ी की गति एक होती है और एक्सेलेरेटर दबाने के बाद
गाड़ी की गति में बदलाव आता है। तो ये जो गाड़ी के वेग में बदलाव आता है, उसी बदलाव को, उसी परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है, यानी कि एक्सेलरेशन कहा जाता है। देखिए मैं दोबारा बता रही हूँ आपको। हम जब गाड़ी या स्कूटर या कोई भी गाड़ी चला रहे होते हो, तो आपकी गाड़ी का पहले एक स्पीड होता है, एक वेग होता है, और उसके बाद जब आपको लगता है कि भाई अब थोड़ा जगह काफ़ी है, आराम से हम गाड़ी का स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो आप क्या करते हो, एक्सीलरेटर को घुमाते हो। जैसे ही एक्सीलरेटर घुमाएं तो क्या हो जाता है, गाड़ी का वेग ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि एक्सीलरेटर घुमाने के बाद शुरुआत के गाड़ी का वेग और उसके बाद की गाड़ी के वेग में बदलाव आ जाता है। शुरुआत का वेग अगर 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसके बाद का यानी एक्सीलरेटर घुमाने के बाद का गाड़ी का स्पीड या गाड़ी का वेग 40 किलोमीटर पर सेकंड हो सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गाड़ी के वेग में परिवर्तन आया, और इसी गाड़ी के वेग के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या है, त्वरण यानी कि एक समान इकाई समय में या एक समय में, दिए गए समय में, समान समय में गाड़ी के वेग में आने वाला परिवर्तन, यानी कि त्वरण। त्वरण का ये क्या है, परिभाषा क्या है, इकाई समय में गाड़ी के वेग में यदि परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये परिभाषा आपने अपनी कॉपी में लिख के रखनी है। त्वरण की परिभाषा क्या है, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इकाई समय में वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इकाई समय में वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। सूत्र क्या है त्वरण का, वेग के त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टे समय। अब वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है, मैंने आपको अभी अभी बताया, शुरुआत का वेग और बाद का वेग, है ना। तो यहाँ पर जब हम किसी भी दो चीज़ों के या दो इकाइयों के बीच का अंतर या डिफरेंस ढूंढते हैं, तो हम हमेशा बड़े इकाई से छोटी इकाई को माइनस करते हैं, यानी घटा करते हैं। अब इस केस में पहले का वेग दूसरे के परिवर्तित वेग के से कैसा है, छोटा है। यानी कि हमारा सूत्र क्या हो गया, अंतिम वेग कैसा है, ज़्यादा है ना, बड़ा है। 40 किलोमीटर पर सेकंड ज़्यादा वेग था और 10 किलोमीटर पर सेकंड कम वेग था, तो ज़्यादा वेग से कम वेग को माइनस करेंगे, इसलिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे समय। अंतिम वेग को अंग्रेजी स्मॉल v अक्षर से दर्शाया जाता है और प्रारंभिक वेग को अंग्रेजी स्मॉल u से दर्शाया जाता है, और समय को स्मॉल t से दर्शाया जाता है। दोबारा एक बार हम देखते हैं, त्वरण का ये सूत्र है, यहाँ पर ये त्वरण का ये त्वरण की परिभाषा है, ये त्वरण का सूत्र है। त्वरण के सूत्र में वेग परिवर्तन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। यहाँ पर अंतिम वेग को अंग्रेजी u अक्षर और प्रारंभिक वेग को अंग्रेजी गलती हो गई, अंतिम वेग को अंग्रेजी v अक्षर और प्रारंभिक वेग को अंग्रेजी u अक्षर से दर्शाया जाता है। समय स्मॉल t यानी अंग्रेजी के स्मॉल t से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से त्वरण की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, त्वरणीय गति किसे कहते हैं। यदि कोई गतिशील पिंड निश्चित समय में वेग बदलता है, तो उस पिंड की गति को त्वरणीय गति कहते हैं।
ये गति दो प्रकार की होती है। निश्चित समय, अब यहाँ पर जब समय निश्चित हो तो उसे त्वरणीय गति कहा जाता है। और ये त्वरणीय गति दो प्रकार की है, एक है एक समान त्वरण और दूसरा है असमान त्वरण। अब किसे कहते हैं एक समान त्वरण? देखिए, यदि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यदि समान समय में वेग में समान परिवर्तन होता हो तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। यानी कि पहले 5 मिनट में अगर गाड़ी में त्वरण होता है, यानी एक्सीलरेट, अगर गाड़ी आपका स्पीड बढ़ाते हो, गाड़ी का स्पीड अगर आपने 10 किलोमीटर पर स्क्वायर 10 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर हो, और अगले 5 मिनट में दोबारा अगर गाड़ी का एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण 10 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो, यानी कि समान कालावधि में समान परिवर्तन, तो उसे आप कहोगे एक समान त्वरण। और यदि समान कालावधि में असमान परिवर्तन होता हो, ये कभी होता है भीड़ भाड़ वाले रास्ते पे, कभी आपको एक्सीलरेटर बढ़ाना पड़ता है, कभी कम करना पड़ता है, जहाँ पर एक समान गति रखना असंभव हो, ऐसे जगहों पर आपका असमान त्वरण होता है। तो यहाँ पर परिभाषाएं दी है, देखिए। जब गति की शुरुआत होते समय पिंड विराम अवस्था में होता है, तब पिंड का प्रारंभिक वेग कितना होता है? जब सपोज अगर आपकी गाड़ी को आपको स्पीड देना है, एक्सीलरेटर आपको बढ़ाना है, और उससे पहले अगर आपकी गाड़ी स्टैंड पर खड़ी है और उसके बाद अगर आपने गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? आपको गाड़ी, देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, कन्फ्यूजन मत करो। अगर आप गाड़ी स्टैंड पर खड़े करके रखी है आपने और अभी आपको गाड़ी शुरू करनी है, तो आप पहले चाबी घुमाओगे, गाड़ी को स्टार्ट करोगे और एक्सीलरेटर घुमाओगे, तब आपकी गाड़ी शुरू हो जाएगी। एक्सीलरेटर घुमाने से के बाद क्या होगा? वेग में परिवर्तन आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे त्वरण ज्ञात करेंगे। तो त्वरण के सूत्र में आपको क्या क्या बताना पड़ेगा? आपको u बताना होगा क्या है, आपको v बताना पड़ेगा, और आपको t बताना पड़ेगा। समझो, गाड़ी स्टैंड पर खड़ी है। अगर गाड़ी स्टैंड पर खड़ी है तो गाड़ी का वेग कितना है, जो कि प्रारंभिक वेग होना चाहिए। गाड़ी शुरू होने से पहले, या गाड़ी का स्पीड बढ़ाने से पहले, या गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ाने से पहले, जब गाड़ी स्टैंड पर खड़ी थी तो गाड़ी का स्पीड या गाड़ी की गति कितनी थी? तो वो थी 0 मीटर पर सेकंड। फिर हमने एक्सीलरेटर बढ़ाया और मेरी गाड़ी की स्पीड हो गई, समझो 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर u क्या है, यानी प्रारंभिक वेग क्या है? 0, और अंतिम वेग क्या है? 10। टाइम समझ लेना 5 सेकंड है। तो इसके ज़रिए आप क्या ज्ञात करोगे? एक्सीलरेशन ज्ञात करोगे। समझ में आई बात? दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा प्रश्न देखो। यदि गति, यहाँ पे देख रहे हैं हम, यदि गति के अंत में पिंड विराम अवस्था में जाता है तो उसका अंतिम वेग कितना होगा? अब उल्टा, सपोज अगर हमारी गाड़ी ऑलरेडी रोड पे चल रही है, गाड़ी ऑलरेडी रोड पे चल रही है, इसका मतलब गाड़ी का वेग, शुरुआती वेग सपोज है 10 मीटर पर सेकंड। फिर गाड़ी ब्रेक दबी और रुक गई, यानी कि ब्रेक दबाने के बाद मेरी चलती हुई गाड़ी रुक गई। वेग में परिवर्तन आया, पहले 10 मीटर पर सेकंड की गाड़ी चल रही थी, उसके बाद ब्रेक दबाने पर गाड़ी रुक गई। जैसी गाड़ी रुक जाती है, अंतिम वेग क्या होगा? 0 मीटर पर सेकंड। आपको समझ में आ रही है बात? जब गाड़ी विराम अवस्था कहा जाता है, गाड़ी विराम अवस्था से स्पीड पकड़ती है, तो गाड़ी का प्रारंभिक वेग 0 होता है।
यहाँ पर गाड़ी का u कितना है, 0। और यदि गाड़ी ऑलरेडी स्पीड पकड़ी हुई है, पहले से ही गतिमान है, और उसको अगर आपने ब्रेक लगा के रोक दिया, तो यहाँ पर गाड़ी का अंतिम वेग कितना होगा, वो होगा 0। यहाँ पे u 0 होगा और यहाँ पे v 0 होगा। इसे आपने ध्यान में रखना है। तो अभी हमने आज क्या क्या देखा? आज हमने गति देखी, एक रेखीय एक समान गति, फिर असमान गति हमने देखी, हमने त्वरण की परिभाषा देखी, हमने त्वरण का सूत्र देखा, हमने त्वरण के सूत्र में अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं ये देखा। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से एक समान त्वरण किसे कहते हैं और असमान त्वरण किसे कहते हैं, ये भी हमने देखा। किसी किसी की किताब में थोड़ा सा अलग है, परिभाषा वैसी ही है, बस उसका स्थान बदल दिया गया है। ये जो है इसे यहाँ लिखा हुआ है और इसे यहाँ लिखा हुआ है, किसी किसी की किताब में ऐसे भी लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूजन मत करना, दोनों भी सेम ही है। हमने एक समान त्वरण देखा, हमने असमान त्वरण देखा, हमने विराम अवस्था में पिंड हो तो क्या होता है, उसका अंतिम वेग कितना होता है, या विराम अवस्था से स्पीड बढ़ाने के बाद u और v में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हमने देखा। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण तीनों प्रकार का होता है, त्वरण धनात्मक भी होता है, त्वरण ऋणात्मक भी होता है और त्वरण शून्य त्वरण भी होता है। अब किसे कहेंगे धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण, पहले वो देखते हैं। यदि आप गाड़ी का वेग बढ़ाते हो, स्पीड बढ़ाते हो, तो उसे कहते हैं धनात्मक त्वरण, और यदि आप गाड़ी का स्पीड कम करते हो तो उसे कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। अब देखिए, मैं आपको बहुत आसान सी भाषा में बता दूं, इसे हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। देखिए, पहला उदाहरण देखते कि धनात्मक त्वरण किस प्रकार से हो सकता है। देखिए, सपोज अगर मेरी गाड़ी का शुरुआती वेग, सपोज मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, ठीक है, और उसके बाद मैंने गाड़ी का स्पीड बढ़ाया और वो हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर गाड़ी का u कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि गाड़ी पार्किंग में पहले खड़ी थी, प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड था, क्योंकि गाड़ी पार्किंग में विराम अवस्था में खड़ी थी। उसके बाद मैंने एक्सीलरेटर दबाया और मेरी गाड़ी का स्पीड बढ़ गया और वो हो गया सपोज 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसके लिए जो मुझे समय लगा है वो है मेरा 5 सेकंड। यहाँ तक ठीक है। अब हम निकालेंगे a, यानी कि त्वरण निकालेंगे। तो त्वरण में क्या बताएंगे हम लोग, v यानी कि अंतिम वेग माइनस u यानी कि प्रारंभिक वेग बटे t। यहाँ तक सब ठीक है। अब अंतिम वेग कितना है हमारा 20 और शुरुआती वेग कितना था 0 बटे 5, भाग लगा दो, उत्तर कितना आया मेरा, a बराबर 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो मेरा एक्सीलरेशन कितना आया है, सॉरी इसको वापस करते एक बार, मिट गया वो। देखिए, हम कहाँ थे, हम थे कि हमारा u है 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
v है 20 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है हमारा 5 सेकंड। सूत्र में डाल दो a बराबर v माइनस यू बटे टी, यानी कि 20 माइनस 0 बटे टी, सॉरी बटे 5। 5 से भाग लगाओ, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी कि a कितना हुआ आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपका त्वरण कैसा है, धनात्मक है। 4 क्या है, धनात्मक संख्या है, तो यहाँ पर जो त्वरण हुआ है वो कैसा है, धनात्मक त्वरण है। यहाँ आप देख सकते हो आपने स्पीड बढ़ाया है, 0 से 20 तक का स्पीड बढ़ा है। जब आपका वेग बढ़ता है तो धनात्मक त्वरण होता है। अब हम ऋणात्मक त्वरण का उदाहरण देखते हैं। ऋणात्मक त्वरण का उदाहरण देखते हैं। सपोज ऑलरेडी मेरी गाड़ी रोड पर चल रही है, तो मेरा स्पीड है यहाँ पर गाड़ी का 20 मीटर पर सेकंड। फिर गाड़ी को ब्रेक लगा और गाड़ी रुक गई, यानी कि चलती हुई गाड़ी का अंतिम वेग कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकंड। इस सब के लिए समय लगा 5 सेकंड। सूत्र में भर दो a बराबर v माइनस यू बटे टी। यहाँ मैंने वेग कम कर दिया है, शुरुआत का वेग 20 था, वो कम करके मैंने 0 कर दिया। 0 कर लो या 10 कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने वेग कम किया है। ठीक है, ओके। तो अब भर दो, शुरुआत का वेग कितना है आपका 10, सॉरी अंतिम वेग कितना है 10, शुरुआत का वेग कितना है 20 बट्टे 5। 10 में से 20 नहीं जाते है ना, 20 में से 10 गए, हमने पढ़ा है ना, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 10 गए बचे 10, चिन्ह बड़ी संख्या का यानी कि माइनस का, बट्टे में 5, भाग लगाओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। उत्तर कितना आया मेरा यहाँ पर, a बराबर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देख सकते हो यहाँ पर a क्या है, -2। पहले के उदाहरण में हमारा a क्या आया था, +4। अब कितना आया है, -2, यानी कि ये कैसा त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण है। इस त्वरण में हमने वेग कम किया, घटाया। जब वेग बढ़ता है तो धनात्मक त्वरण होता है, जब वेग घटता है तो ऋणात्मक त्वरण होता है। ऋणात्मक त्वरण को ही अत्वरण या मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को ही अवत्वरण या मंदन कहा जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और जब वेग स्थिर रहता है, वेग में कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप बड़े से हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो, शुरुआत से लेके अंत तक आपके स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया, एक ही स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हो, 80 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है मुंबई पुणे हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे, तो आपके गाड़ी का जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो कैसा है, 0 त्वरण है। तो इस प्रकार से आज हमने दो बातें सीखी है, एक समान त्वरण गति, असमान गति, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक, ऋणात्मक और 0 त्वरण। आपने अभी तक पढ़ाया हुआ सारा भाग अच्छे से पढ़ना है और नोट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। अगले क्लास में हम लोग आलेख के जरिए एक समान गति और असमान गति को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।